हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 25 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट मॉस गार्डन रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है किस इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में? तो इंडिया का फर्स्ट मॉस गार्डन ये इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड। जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट मॉस गार्डन इनॉग्रेट किया गया है। मॉस आप देख लीजिए, एक तरह की घास होती है, उसी से ये गार्डन क्रिएट किया गया है और इंडिया का फर्स्ट ये मॉस गार्डन है जो उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया है। जो मॉसेस होते हैं ये नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, एक तरह से ग्रीन कलर के, और इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा। तो आप देखिएगा, इंडिया का फर्स्ट मॉस गार्डन उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है। सीएम मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है उत्तराखंड की? बेबी रानी मौर्य। देखिए रिसेंटली उत्तराखंड ने अपनी समर कैपिटल बनाई है गैरसैंण। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, फ्लावर वैली नेशनल पार्क ये है उत्तराखंड में। फ्लावर वैली नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, और पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, इसके हेड कौन होते हैं या फिर ये किसके द्वारा हेड की जाती है? तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 था उसके तहत ये बनाई गई थी। इसके हेड हमेशा होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। तो रिसेंटली जो हमारा निवार साइक्लोन आया है, साउथ इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, उसके एनालिसिस के लिए नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इसकी बैठक हुई। इसमें जो हमारी कैबिनेट सेक्रेटरी है उसने इस बैठक को हेड किया। कौन है कैबिनेट सेक्रेटरी? राजीव गौबा। राजीव गौबा जी ने इस कमेटी को हेड किया। इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इनके चीफ सेक्रेटरीज भी शामिल थे। निवार साइक्लोन आप सभी को पता है, ईरान ने इसका नामकरण किया है और इस समय ये साउथ इंडिया को हिट कर रहा है। बेसिकली सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है तमिलनाडु को। तो आप देखिएगा, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, इसके हेड हमेशा होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, और वर्तमान में इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जो G20 की मीटिंग है अपकमिंग ईयर्स में कौन से वर्ष होस्ट करेगा इसको? तो पहले आपको याद होगा इंडिया 2020 में G20 की मीटिंग होस्ट करने वाला था। बाद में क्योंकि 75 ईयर आज़ादी के कंप्लीट हो रहे थे 2020 में, तो इंडिया ने इटली के साथ इसको एक्सचेंज कर लिया था। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया की इकॉनमी ड्रॉप चल रही है और कई सारे क्राइसिस हैं, तो इंडिया प्लान कर रहा है कि जो G20 की मीटिंग है अब वो इंडिया होस्ट करेगा 2023 में। कब होस्ट करेगा? 2023 में। तो आप सोच रहे होंगे कि अब 2022 की कौन होस्ट करेगा? तो 2022 की होस्ट करेगा इंडोनेशिया। तो रिसेंटली इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ वापस G20 होस्टिंग को एक्सचेंज कर लिया है। पहले इंडिया 2021 में होस्ट कर रहा था, फिर इसने इटली से एक्सचेंज किया तो 2022 हो गया। अब 2022 में जब होस्ट करने लगा था तो फिर से इसने एक्सचेंज किया इंडोनेशिया के साथ, अब ये हो गया 2023। तो इंडिया 2023 में G20 मीटिंग को होस्ट करेगा। देखिए 2020 की G20 मीटिंग कौन होस्ट कर रहा है? तो सऊदी अरेबिया इस समय प्रेसिडेंसी है उसके पास। जो प्रीवियस 2019 की थी ओसाका जापान में हुई थी। 2021 की कहाँ होगी? इटली में होगी। 2022 की कहाँ होगी? इंडोनेशिया में होगी। और इंडिया 2023 में G20 मीटिंग को होस्ट करेगा। G20 की बात करें तो 1999 में G20 का गठन हुआ था। टोटल 19 कंट्रीज की मेंबर है प्लस यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है। कोई परमानेंट सेक्रेटरीट इसका है नहीं। करंट प्रेसिडेंसी किसके पास है? सऊदी अरबिया के पास। नेक्स्ट किसके पास होगी? तो नेक्स्ट होगी आपकी इटली के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन नेवी द्वारा बोइंग कंपनी से 9वां यानी 9th P8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट मिला है इसको इंडिया को। आपको बताना है ये बोइंग किस कंट्री की डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनी है? तो बोइंग अमेरिका की कंपनी। किसकी है? अमेरिका की। तो बोइंग अमेरिका की है। डिसॉल्ट एविएशन कहाँ की है? ये फ्रांस की है, आप देखिएगा। तो रिसेंटली इंडिया ने अपना 9th बोइंग जो P8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है उसको इंडिया ने रिसीव किया है। देखिए इंडिया और बोइंग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था टोटल 8 P8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के लिए, लेकिन इंडिया को ज़रूरत और ज़्यादा है तो इसलिए इंडिया ने रिसेंटली 9th P8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के लिए एग्रीमेंट किया था कुछ समय पहले ही। तो अब वो इसको डिलीवर हो गया है। लगभग 2017 में एग्रीमेंट हुआ था
9th P8I एयरक्राफ्ट के लिए। अब इंडिया को डिलीवर हो गया है। आपको याद रखना है जो P8I एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट है, इसको बनाया जाता है बोइंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर द्वारा, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। क्योंकि इंडियन नेवी ने इसको रिसीव किया है तो इंडियन नेवी के विषय में पता होना चाहिए। सितंबर 1612 में इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी। हालांकि नेवी डे आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस समय जो 24 नेवी चीफ है उनका नाम क्या है? एडमिरल करमबीर सिंह। नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो क्या है? सम नो वरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस पर्सनालिटीज। रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो तरुण गोगोई ये असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तरुण गोगोई, राजन गोगोई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इनके पिता तरुण गोगोई जो असम के चीफ मिनिस्टर थे, रिसेंटली उनका निधन हो गया। आप देखिएगा। दूसरे हैं शेख ख्वाजा हुसैन। शेख ख्वाजा हुसैन, ये देखिए ये हैं शेख ख्वाजा हुसैन। ये जाने माने पोएट थे, तेलुगु पोएट थे शेख ख्वाजा हुसैन। हैदराबाद में इनका निधन हो गया। तो तरुण गोगोई ये असम के चीफ मिनिस्टर थे और शेख ख्वाजा हुसैन तेलुगु पोएट थे। दोनों लोगों का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 2020 ये किस डेट से स्टार्ट किया गया है? तो एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक इसको स्टार्ट किया गया है 23 नवंबर से। कब से? 23 नवंबर से। ये देखिए 23 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक। इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर सभी जगह पे। इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कब से कब तक? 23 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक। बात करें अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। और AAI के चेयरपर्सन कौन है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है अरविंद सिंह। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है इसने 2030 तक 0 फैटेलिटी का टारगेट रखा है। यानी कि जो एयरपोर्ट के एक्सीडेंट में या फिर एरोप्लेन के एक्सीडेंट में जो मौतें हो जाती हैं उनको 0 करना है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन मिनिस्टर। रिसेंटली इनके द्वारा अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। कितने? तो 46 अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए। कितने? 46। अटल का भी फुल फॉर्म है। आप देखिए कितना बढ़िया फुल फॉर्म बनाया है इन्होंने। AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग। क्या है? AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग, ये है अटल का फुल फॉर्म। तो अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम 46 टीचर्स के लिए लॉन्च किए गए हैं। ये देखिए लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्टर ने। आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फुल फॉर्म देखिए अटल का फुल फॉर्म क्या है? AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये CBSE टीचर्स के लिए है, लेकिन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसका जो प्रोग्राम होता है ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए होता है। जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके तहत टारगेट रखा गया है टोटल 1 लाख टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। क्योंकि AICTE इसके द्वारा ये फैकल्टी ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो आप देखिएगा 1945 नवंबर में AICTE की स्थापना हुई थी। कब? 1945 नवंबर में। वर्तमान में AICTE के चेयरपर्सन कौन है? अनिल सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो सेंटर है दिल्ली में, वहां पर मोबाइल कोविड-19 RT-PCR लैब का इनॉग्रेशन किया गया है। किसके द्वारा? तो मोबाइल कोविड-19 RT-PCR लैब का इनॉग्रेशन किया गया है दिल्ली में अमित शाह द्वारा। देखिए कोविड-19 टेस्टिंग को इंक्रीज करने के लिए जो दिल्ली में ICMR का हेडक्वार्टर है वहीं पर इनॉग्रेशन किया गया है अमित शाह द्वारा। ये देखिए ये अमित शाह, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। ये जो हमारी RT-PCR लैब होगी ये 8 से 10 घंटे में कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट दे देगी और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो आप देखिएगा क्योंकि ICMR की बात आई है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टॉप मोस्ट बॉडी है मेडिकल सेक्टर की, जो अप्रूवल देती है मेडिकल इक्विपमेंट्स का या फिर किसी भी चीज़ का। ICMR की स्थापना हुई थी 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे और हमारी नेशनल कैपिटल कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी 1911 में ही। वर्तमान में ICMR के डायरेक्टर जनरल कौन है? बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली साइक्लोन निवार इसके द्वारा साउथ इंडिया को सरपास किया गया है। आपको पता ना ये निवार नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन में ईरान के द्वारा ये निवार नाम दिया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, सॉरी ये देखिए
साइक्लोन न्यूआर, ये डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन अब ये जा रहा है ऐसे, तो तमिलनाडु में इस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आपको याद रखना है साइक्लोन न्यूआर साउथ इंडिया से पास हो रहा है और इसको नाम दिया गया है ईरान के द्वारा। कहा जा रहा है कि 2020 में बंगाल की खाड़ी में आने वाला न्यूआर सेकेंड सुपर साइक्लोन है। फर्स्ट कौन सा था? अम्फान। अम्फान आया था मई के आसपास, अब आया है न्यूआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो उमंग ऐप है इसका इंटरनेशनल वर्जन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उमंग ऐप इसका इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद, जो हमारे मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के, उन्हीं के द्वारा उमंग ऐप का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया है। उमंग का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये है उमंग का फुल फॉर्म। देखिए मेनली जो गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज होती हैं वो उमंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सर्विसेज हैं वो सारी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। उमंग देखिए 3 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं उमंग की लॉन्चिंग के। 2017 नवंबर में लॉन्च किया गया था। अब 3 वर्ष जब लॉन्चिंग के कंप्लीट हो गए हैं तो उसी दौरान इसका इंटरनेशनल वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो उमंग ऐप है ये कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? तो 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेक 2020 समिट इसको किस कंट्री द्वारा होस्ट किया गया है? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2020 समिट को होस्ट किया गया है मलेशिया द्वारा। मलेशिया के कोलालमपुर में एपेक 2020 समिट ऑर्गेनाइज की गई है। इस बार वर्चुअल तरीके से थी, तो इसका कोई मतलब नहीं कि कहाँ ऑर्गेनाइज की गई, किस सिटी में। देखिए सेकेंड टाइम ऐसा था जब एपेक समिट को मलेशिया द्वारा होस्ट किया गया था। इससे पहले 1998 में भी मलेशिया ने इस समिट को होस्ट किया था। आपको याद रखना है कि एपेक की इस समिट में एक विजन डॉक्यूमेंट लाया गया है, उसका नाम है एपेक पुत्र जया विजन 2040। क्या है? एपेक पुत्र जया विजन 2040। ये एपेक मीटिंग 2020 में लाया गया है। साथ ही साथ कोलालमपुर डिक्लेरेशन ये भी अडॉप्ट किया गया है एपेक 2020 मीटिंग में। तो ये चीज़ें आपको याद करने वाली हैं। एपेक 2020 मीटिंग मैंने आपको बता दिया मलेशिया द्वारा होस्ट की जा रही है। नेक्स्ट ईयर 2021 में एपेक की मीटिंग किस कंट्री द्वारा होस्ट की जाएगी? तो न्यूजीलैंड द्वारा नेक्स्ट ईयर एपेक की मीटिंग को होस्ट किया जाएगा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन टोटल 21 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। आप देखिएगा 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है एपेक का सिंगापुर में। क्योंकि मलेशिया में ये मीटिंग हो रही है तो इस समय प्रेसिडेंसी एपेक की है मलेशिया के पास, और जो मलेशिया के प्रेसिडेंट हैं मुहिद्दीन यासीन वही एपेक के इसमें चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये एनुअल तरीके से किस इंडियन स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इसको मेघालय गवर्नमेंट द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? मेघालय में ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला एकमात्र चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है जिसको मेघालय में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार कैंसिल कर दिया गया है, इसलिए चर्चा में है। क्यों कैंसिल कर दिया गया है? कोविड-19 क्राइसिस के कारण। मेघालय देख लेते हैं तो ये है मैप में मेघालय। गारो खासी जयंतियाँ ये 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं आपके मेघालय में ही। सीएम कौन है यहाँ के? चीफ मिनिस्टर है मेघालय के कॉनरेड संगमा। गवर्नर कौन है मेघालय के? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 है इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है नसीरुद्दीन शाह को। किसको? नसीरुद्दीन शाह को। आदित्य विक्रम बिरला इस नाम को किसी पहचान की जरूरत तो है नहीं। इनके द्वारा 1996 से आर्ट की फील्ड में ये कला शिखर पुरस्कार दिया जा रहा है। इस बार जो 2020 का कला शिखर पुरस्कार है वो दिया गया है नसीरुद्दीन शाह को। और इस बार की जो अवार्ड सेरेमनी थी उसके दौरान मेन फोकस किया गया था थिएटर आर्टिस्ट पे। किस पर? थिएटर आर्टिस्ट पे। तो कला शिखर पुरस्कार नसीरुद्दीन शाह को दिया गया है आदित्य विक्रम बिरला फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कस्टमर्स के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो आनंद मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया है? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आनंद नाम का एक डिजिटल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आनंद का फुल फॉर्म भी है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। क्या है फुल फॉर्म? आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, ये है आनंद का फुल फॉर्म। तो एजेंट्स के लिए बेसिकली ये आपका मोबाइल ऐप है। एजेंट्स के लिए तो मैं ये कह दूंगा कि इसको एजेंट्स नहीं यूज़ करेंगे, जिनको पॉलिसी चाहिए जो LIC कस्टमर बनना चाहते हैं वो यूज़ करेंगे। और ये जो आनंदा होगा एक एजेंट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि अभी LIC के एजेंट आके आपको पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आप डिजिटल तरीके से ही आनंद मोबाइल ऐप पे जाकर
LIC की पॉलिसी ले सकते हैं। क्योंकि LIC ने लॉन्च किया है आनंद मोबाइल ऐप को, तो आपको याद रखना है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सितंबर 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन कौन है? MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली PM मोदी द्वारा बेंगलुरु टेक समिट का कौन सा एडिशन इनॉग्रेट किया गया है? तो बेंगलुरु टेक समिट इसका 23rd एडिशन PM मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है। देखिए कोविड-19 क्राइसिस, इसको मैनेज कैसे करना है, आजकल जितनी भी समिट हो रही है उसमें मेन फोकस यही है। तो नई नई टेक्नोलॉजीज ऐसी लाई जाए जिससे कोविड-19 क्राइसिस को मैनेज किया है। यही डिस्कशन फोकस था बेंगलुरु टेक समिट का। इनॉग्रेशन किया गया है PM मोदी द्वारा। प्रेजेंस इसकी इंपॉर्टेंट है। कौन है जो प्रेजेंट था इस दौरान? तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन वर्चुअल मीटिंग में प्रेजेंट थे, जिस मीटिंग में PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया। बाकी कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया है बेंगलुरु टेक समिट को। और उस दौरान कौन था उस बेंगलुरु टेक समिट में? तो कर्नाटक के जो CM हैं BS येदियुरप्पा, वो भी प्रेजेंट थे। अच्छा, जो बेंगलुरु टेक समिट 2020 है यानी BTS 2020, इसका थीम क्या था? तो बेंगलुरु टेक समिट 2020 का थीम था नेक्स्ट इज नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है रमेश पोखरियाल को। किसको? रमेश पोखरियाल, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, ये देखिए इनको इस बार के 2020 के वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वातायन का, इसको देता कौन है? तो लंदन बेस्ड एक वातायन फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, जो दिया गया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो EIU द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, उसको किसके द्वारा टॉप किया गया है? यानी कि वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलियर सिटी कौन है? तो वर्ल्ड की सबसे कॉस्टली सिटी है हांगकांग, सेकंड है पेरिस और थर्ड है ज्यूरिक। रिसेंटली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो इसका बाई एनुअल यानी 6 मंथ पे रिलीज होने वाला एडिशन है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि वर्ल्ड की सबसे महंगी सिटी है हांगकांग, सेकंड है पेरिस और थर्ड है ज्यूरिक। टोटल 133 कंट्रीज का सिटीज का एनालिसिस किया गया है इसमें। दिल्ली की रैंक क्या है? 121, यानी कि 121वीं है दिल्ली की रैंक। तो काफ़ी सस्ती है दिल्ली इस मतलब कि इस एवरेज में देखा जाए तो। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लंदन में। और वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट कौन जारी करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली किस इंडियन PSU द्वारा उड़ीसा के महानदी बेसिन में सिस्मिक सर्वे कैंपेन लॉन्च किया गया है? भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मिक सर्वे कंडक्ट किया जाता है। तो सिस्मिक सर्वे कैंपेन उड़ीसा के महानदी बेसिन में लॉन्च किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। जो उड़ीसा का महानदी रिवर बेसिन है, यहाँ पर क्रूड ऑयल पाया गया है, तो उसका एक्सप्लोरेशन करना है। अब एक्सप्लोरेशन ऐसी जगह तो कर नहीं सकते हैं जो सिस्मिक रेंज में आता हो, यानी जहाँ पर भूकंप आने के चांसेस बहुत रहते हों। तो इसीलिए रिसेंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ओडिशा के महानदी बेसिन में सिस्मिक सर्वे कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो सिस्मिक सर्वे कंडक्ट किया जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इससे कुछ याद आता होगा आपको, बाघजन गैस फील्ड जो असम में थी, जहाँ पे आग लग गई थी, जिसकी वजह से डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क अफेक्ट हुआ था। वो बाघजन गैस फील्ड, वहाँ पर एक्सप्लोरेशन कौन कर रहा था? ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो आप ये भी याद रखिएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1959 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। CMD कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुशील चंद्र मिश्रा। बाघजन गैस फील्ड याद रखिएगा आप। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।